हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अर्शन मालवा RS पर। इस वीडियो में हम जो एग्रीकल्चर की स्कीम्स बच गई थी उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली जो इसके बाद स्कीम है PM फसल बीमा योजना। आपको पता है कि जो हमारी कृषि है वो मानसून आधारित कृषि है और दूसरी भी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाएं आती है, तो उनसे बीमा यानी उनसे बचत के लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। 2016 में इसकी शुरुआत हुई। इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त यानी जो प्रीमियम दिया जाता है, खरीफ की सभी फसलों के लिए किसान को सिर्फ 2% देना है, रबी की सभी फसलों के लिए उसको सिर्फ 1.5% देना है और वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में उनको 5% प्रीमियम देना है। बाकी सारा प्रीमियम जो है वो सरकार, केंद्र और राज्य मिलकर देंगे। अब पहले ये था कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इस योजना का जो व्यय था वो 90 बनाम 10 था। ये तो ठीक है, ये तो अभी भी वही है। और केंद्र राज्यों में वितरण का आधार 50-50 था, यानी आधा पैसा केंद्र देगी, आधा राज्य देगी। लेकिन 2020 में क्या किया गया कि केंद्र ने अपनी प्रीमियम सब्सिडी को असिंचित क्षेत्रों के लिए तो 30% कर दिया और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25%। यानी केंद्र अब इतनी सब्सिडी देगा प्रीमियम की। असिंचित क्षेत्र के लिए तो सिर्फ 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% तक सीमित करने का फैसला किया, बाकी राज्य को बाहर उठाना पड़ेगा। और पहले ये जो लघु और सीमांत किसान है, छोटे किसान थे, उनके लिए स्कीम जो थी वो मैंडेटरी थी यानी अनिवार्य थी, लेकिन अब उसको सभी किसानों के लिए वैकल्पिक बना दिया है, यानी कोई बाध्यता नहीं है इसको ज्वाइन करने की। ठीक है, तो ये PM फसल बीमा योजना। अब इसके उद्देश्य पूछ ले जाए तो आप लिख ही दीजिएगा कि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की जो आय है, किसानों की जो फसल की जो बर्बादी हो जाती है, उसके तहत उनको बचाने के लिए एक ये बीमा योजना शुरू की गई है, एक तरीके से उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए। ठीक है। अब PM किसान मानधन योजना, तो ये पेंशन स्कीम है, ये भी सामाजिक सुरक्षा की स्कीम है। 12 सितंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। उद्देश्य क्या है? लघु एवं सीमांत कृषि भू जोत वाले किसानों को, यानी लघु और सीमांत, ये योजना सिर्फ लघु और सीमांत किसानों के लिए है। लघु और सीमांत कौन से होते हैं? जो 2 हेक्टेयर से कम, यानी 2 हेक्टेयर से कम जिनकी ज़मीन रहती है, वो उन किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। पात्रता है 18 से 40 वर्ष आयु के किसान इसके लिए पात्र होंगे और लघु सीमांत 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि। यानी पात्रता कौन कौन सी? एक तो 18 से 40 वर्ष आयु और दूसरा लघु और सीमांत किसान जिनकी खेती योग्य भूमि 2 हेक्टेयर से कम है। बड़े किसानों के लिए ये स्कीम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, सामाजिक सुरक्षा की स्कीम है, पेंशन की स्कीम है, तो ये जो छोटे किसान हैं उनके लिए होगी। अब इसमें क्या होगा कि जो इस पेंशन के लिए उनको प्रति माह 55 से 200 ये अंशदान किसान देगा और उतना ही किसान जो है वो सरकार योगदान देगी और फिर 60 वर्ष की आयु पश्चात उनको 3000 पेंशन मिलेगी प्रति माह। ठीक है, तो एक तरीके से पेंशन वाली स्कीम है PM किसान मानधन योजना। तो इतना कंट्रीब्यूशन करने के बाद सरकार भी इतना ही कंट्रीब्यूशन करेगी और 60 वर्ष की आयु पश्चात इनको 3000 रुपये प्रति पेंशन प्रति माह मिलेगी। अब एक कृषि अवसंरचना निधि यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, तो फसल कटाई के बाद यानी फसल कटने के बाद प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण, उसके लिए ऋण दिया जाएगा। 1 लाख करोड़ की ये पूरी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान जब योजना लॉन्च की गई थी उसके तहत ये भी एक योजना लॉन्च की गई थी। इसमें 3% ब्याज अनुदान योजना होगी, यानी अगर मान लो 8% पे ब्याज मिल रहा है तो 3% जो ब्याज है वो सरकार देगी और किसान को जो वो या किसी भी किसान उत्पादक संगठन या किसी को भी जो भी ये संरचना बनाएगी उसको 5% ब्याज चुकाना होगा, 3% जो है वो सरकार दे देगी। और ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक की ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। यानी 2 करोड़ तक का अगर लोन लेती है ये अवसंरचना के निर्माण के लिए कोई भी संस्था, तो जो ऋण जारी करने वाली संस्था यानी जो बैंक होगी या कोई भी जो ऋण जारी कर रहा है उसको 2 करोड़ तक की जो गारंटी है वो सरकार खुद देगी कि 2 करोड़ तक का अगर आप ऋण आप देते हैं इन किसानों को इस चीज़ के लिए कृषि अवसंरचना निधि के तहत, तो 2 करोड़ तक के ऋण पर सरकार गारंटी देगी। अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 29 यानी 10 वर्ष के लिए निर्धारित है। और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये इसके लिए जो गारंटी वाला क्लॉज है वो देगी। 7 वर्षों तक सब्सिडी प्राप्त होती रहेगी, यानी ये जो 3% ब्याज अनुदान है 7 वर्षों तक जो है वो मिलता रहेगा। तो ये होगी कृषि अवसंरचना निधि। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद में देखते हैं। अब है परंपरागत कृषि विकास योजना।
परंपरागत, नाम से ही परंपरागत यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है। ठीक है, सबसे पहली बात ये क्लस्टर मोड पे। क्लस्टर मोड मतलब अब चूँकि मैंने बताया कि 86% यानी 86% जो किसान है हमारे वो लघु और सीमांत किसान है, यानी उनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम की। तब इतने छोटे किसान हैं वो अपनी ज़मीन पर बड़े स्तर पे परंपरागत कृषि या जैविक कृषि करना उनके लिए मुनाफेदार नहीं होता। तो सरकार ने कहा है कि क्लस्टर मोड पे करेंगे इसको, यानी मान लो 20 हेक्टेयर का एक क्लस्टर बना दिया, 20 से 50 किसान इकट्ठा करके और उनका एक क्लस्टर बना दिया 20 हेक्टेयर का। तो अब सारी सामूहिक जो वो है पूरा पूरा 20 हेक्टेयर पे वो परंपरागत या जैविक कृषि को करेंगे ताकि वो मुनाफा हो उस पर और वो इन्वेस्ट कर पाएँ उस पर। और सरकार जो है वो हर क्लस्टर को 10 लाख की आर्थिक सहायता देगी और 20 हेक्टेयर का यानी प्रति हेक्टेयर 50,000 की आर्थिक सहायता 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। और कम से कम इसमें 65% लघु और सीमांत किसान होने चाहिए और बजट जितना भी आवंटित होगा उसका कम से कम 30% जो है वो महिला लाभार्थी किसानों के लिए निर्धारित करना आवश्यक है। उद्देश्य तो आपको इसमें समझ में आ ही जाएगा, खेती जैविक, ठीक है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, रसायन मुक्त और पौष्टिक फसल के उत्पादों को बढ़ावा देना और पर्यावरण को हानिकारक कार्बनिक रसायनों से मुक्त रखना। यानी जैविक खेती है यानी जो जैविक संसाधन है, जैविक इनपुट है वो यूज़ होंगे, जो केमिकल्स या फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स या केमिकल्स पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं वो नहीं होंगे, कीटनाशक वगैरह। तो केमिकल से एक तो पर्यावरण को हानिकारक कार्बनिक रसायनों से मुक्त रखना, दूसरा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आती है। और दूसरा जो आजकल जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड बढ़ी है, खासकर क्योंकि केमिकल्स और फर्टिलाइजर से जो फसलों पे लगी रहती है, तो उससे हटाने के लिए जो जैविक खेती को प्रमोट करना है ताकि शहरों में वगैरह जैविक जो फसल है या जैविक उत्पाद हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो रसायन मुक्त और पौष्टिक फसल के उत्पादन को बढ़ावा देना। अब प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, तो पहले इसका नाम था भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ठीक है। ये परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो इसका ही एक उपघटक था, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। इसका ही विस्तारित रूप है प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन। इसको भी क्लस्टर मोड में किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 15,000 क्लस्टर बनाए जाएंगे और 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती जो वो की जाएगी। प्रत्येक क्लस्टर में 50 हेक्टेयर भूमि के साथ, यानी 50 वहाँ पे कितनी थी 20 हेक्टेयर या 50 हेक्टेयर का क्लस्टर बनाएंगे, 50 या उससे अधिक किसान जो इसमें शामिल होंगे क्लस्टर में। और प्रति हेक्टेयर जो कितनी 15,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यहाँ पे प्रति हेक्टेयर 50,000, यहाँ पे प्रति हेक्टेयर 15,000 प्रति वर्ष 3 वर्षों के लिए वित्तीय सहायता। और यहाँ पे 15,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र, यानी प्राकृतिक खेती के लिए जो जैव इनपुट चाहिए होते हैं, जैसे बायोमास मल्चिंग, ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग, ऑन फार्म देसी गाय का गोबर और मूत्र का उपयोग, उससे जो बीजामृत, जीवामृत यानी जो बीजों का सॉल्यूशन होता है या जो खाद होती है, ठीक है, वो सारी जो वहाँ पे जो वेस्ट होता है, गाय का मूत्र होता है या गाय का गोबर होता है या वहीं पे जो फसल का जो अवशेष बच जाता है, अपशिष्ट, उसको यूज़ कर करके और ये बनाने का, तो इससे कि ये जो जैव उर्वरक, फर्टिलाइजर्स भी जैव उर्वरक होंगे, खाद, तो ये जैव इनपुट जो है वो किसानों को मिले। इनके लिए 15,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे ताकि किसानों को ये जैव इनपुट आसानी से मिल जाए। तो स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित एक रसायन मुक्त कृषि पद्धति, यानी केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो स्थानीय रूप से जो उपलब्ध है, जैसे गाय का गोबर हो गया, गाय का मूत्र हो गया, ठीक है, या जो फसल का अवशिष्ट बच जाता है, तो स्थानीय रूप से जो उपलब्ध संसाधन है उनको यूज़ करके, या जो जानवर है उनका अवशिष्ट जो बच जाता है तो उनको यूज़ करके ये जो उर्वरक हैं, जैव उर्वरक बनाएंगे या जो बीजों का जो सोल्यूशन होता है वो बनाएंगे ताकि ये रसायन मुक्त कृषि पद्धति को किया जाए, ठीक है। विविधता के माध्यम से कीटों का प्रबंधन, नॉन फार्म वनस्पति मिश्रण। फिर प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का विस्तार जो मैं बता ही चुका हूँ, और परंपरागत कृषि विकास योजना की उपयोजना जो मैंने बात की थी कि ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का विस्तारित रूप था। और ये जो थी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ये परंपरागत कृषि विकास योजना जो अपन ने यहाँ पढ़ी जैविक खेती के प्रमोशन के लिए, उसका ही ये उपयोजना थी। अब इनमें जो किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए कि कैसे जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करनी है अपने खेतों में, तो उसके लिए 2 संस्थान है, कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान मैनेज और राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र NCONF, ये प्रशिक्षण देगा किसानों को। मास्टर ट्रेनर्स, यानी जो ट्रेनर्स होंगे, चैंपियन किसान, प्राकृतिक खेती की तकनीकों का अभ्यास करने वाले किसान, इनको ट्रेनिंग इन 2 संस्थानों द्वारा दी जाएगी। और कार्यान्वयन की प्रगति के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा। तो ये अगर आपको आ जाए कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत कृषि के लिए योजना, तो ये 2 योजनाएं आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक तो परंपरागत कृषि विकास योजना और एक ये प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन। अब है
पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज, यानी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण। आपको बताया जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें कई जो छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं वो असंगठित क्षेत्र में, असंगठित मतलब जो छोटे स्तर पर हैं और सरकार से किसी तरीके से जुड़े नहीं हुए हैं, तो उनका औपचारिकीकरण करना यानी फॉर्मलाइजेशन, यानी उनको जो मेन स्ट्रीम है, जो इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम है उसमें लेके आना। तो वो कैसे लेके आएंगे? एक तो 10,000 करोड़ का फंड है 2020-21 से 2024-25 तक, और इसमें क्या होगा, जो असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता दी जाएगी, यानी पैसे की, टेक्नोलॉजी की और व्यावसायिक जो कमर्शियल, कि वो अपने उद्योगों को आगे कैसे बढ़ाएं। निजी सूक्ष्म उद्यमों की प्रति उद्यम 35% की दर से क्रेडिट लिंक सब्सिडी, परंतु अधिकतम रुपये 10 लाख दिए जाएंगे। यानी मान लो कोई निजी सूक्ष्म उद्यम है तो उसको जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो उसका 35% जो है वो क्रेडिट लिंक सब्सिडी वो सरकार देगी, लेकिन 10 लाख रुपये अधिकतम, एक निजी सूक्ष्म उद्यम को 10 लाख अधिकतम जो है मिल सकते हैं इसके तहत। अब स्वयं सहायता समूह है, अगर कोई एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अगर वो ये कोई सूक्ष्म उद्यम चला रहा है तो योजना के अंतर्गत वर्किंग कैपिटल और छोटे औजारों की खरीद के लिए एसएचजी के प्रत्येक सदस्य को 40,000 की दर से प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। तो एसएचजी के प्रत्येक सदस्य को 40,000 की दर से प्रारंभिक पूंजी, उनकी जो वर्किंग कैपिटल है, रोज का उनका जो खर्चा है, या छोटे औजारों की खरीद के लिए प्रत्येक सदस्य को 40,000 की दर से स्वयं सहायता समूह को प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये हो गया आपका सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण। अब है कृषि उड़ान 2.0। तो कृषि उड़ान क्या है कि कृषि उड़ान नाम से ही पता चला उड़ान, ठीक है। तो जो एयरपोर्ट्स हैं या एयर कनेक्टिविटी है उसके थ्रू जो किसानों की जो फसलें हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज जो एयरपोर्ट हैं वगैरह, जो एयर कनेक्टिविटी है उसके थ्रू, ताकि उनकी फसलें जो है वो ख़राब नहीं हो और ज़्यादा मार्केट रीच मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर उनके उत्पाद को है मार्केट मिले, तो उस मार्केट की अप्रोच को बढ़ाने के लिए तो ये कृषि उड़ान योजना चालू की गई थी, ठीक है। लेकिन कृषि उड़ान योजना 2.0 ये जो है मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर पूर्व राज्य और जनजातीय क्षेत्रों से जल्द खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो एक तरीके से लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो जल्द खराब होने वाली फसलें हैं, ताकि किसान एक तो ज़्यादा मार्केट, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट में वो रीच होगी उसकी उतना ज़्यादा उसे अच्छा दाम मिलेगा, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक उसकी पहुंच बढ़ाना। और चूंकि ये ख़राब हो जाते हैं तो परिवहन, क्योंकि एक कृषि रेल भी, किसान रेल वो भी है, रेल और एयर कनेक्टिविटी के थ्रू, ताकि जल्दी से जल्दी वो है सामान को मार्केट तक पहुंचाया जा सके, ताकि उनका ख़राब भी नहीं हो, ठीक है, और उनको अच्छा दाम भी मिल जाए। अब एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की है। तो ये जो मैं कह रहा था कि ये एक तो ये हो गई पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण वाला जो अलग से भी हमारा टॉपिक है। तो अगर ऐसा सवाल आ गया कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सरकार की स्कीम्स के नाम लिखिए या स्कीम्स को समझाइए, तो पहला आप एक तो पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइज, दूसरा पीएम किसान संपदा योजना, फिर हमने देखी थी ऑपरेशन ग्रीन्स, कल जो देखी थी टॉप टू टोटल, ठीक है। तीसरी चौथी स्कीम जो हमने देखी अभी, कृषि उड़ान योजना, किसान रेल भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और एक ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। तो ये 5 योजनाएं तो और भी हो सकती है, लेकिन और भी जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये 5 योजनाएं तो कम से कम याद रखें, 5 नंबर का है तो 5 योजनाएं तो आपके पास हो, ठीक है। तो ये हो गई। अब ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ये तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ताकि आपका राशन कार्ड कहीं भी, जो खासकर जो प्रवासी श्रमिक होते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, तो जो राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी, यानी मान लो बिहार में कोई श्रमिक है और वो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, तो बिहार में उसका जो बना हुआ राशन कार्ड है वो महाराष्ट्र में भी काम आ जाए। तो राशन कार्ड को पूरे देश में जोड़ना, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी,
तो ये राशन कार्डों की अंतर राज्य और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी दोनों शामिल है, राज्य के अंदर सारे जिलों में भी और अंतर 2 राज्यों के बीच में या सारे राज्यों में पूरे देश में, ताकि प्रवासी श्रमिक उनके सदस्य देश किसी भी उचित मूल्य दुकान जो फेयर प्राइस शॉप होती हैं वहाँ से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये खाद्य सुरक्षा के लिए स्कीम है और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो वो इस योजना को कर रहा है। फिर एकीकृत बागवानी विकास मिशन, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय 2021-22 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन हेतु 2250 करोड़ रुपये आवंटित किए। अब इसकी उप योजनाएं क्या है? एक तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, एक नारियल विकास बोर्ड, एक पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन, केंद्रीय बागवानी संस्थान, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, ये सब। इसमें क्या है? तो फल, सब्जी, मशरूम, मसालों, जो भी बागवानी फसलें होती हैं, फूल, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको, बांस आदि बागवानी क्षेत्र के फसलों के समग्र विकास हेतु एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें तो 100 का 100% पैसा जो है केंद्र देता है, और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का बांटा जाता है जो फंडिंग पैटर्न है। तो जैसे अपन ने देखा था पीएम फसल बीमा योजना में पहले 50-50 था, फिर केंद्र ने अपना कम कर दिया, असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25%। यहाँ पे जो फंडिंग पैटर्न है वो 60:40 है, ठीक है। अदर स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हमेशा याद रखिए यही रहता है 90:10, क्योंकि ये जो खासकर जो पिछड़े हुए राज्य हैं, हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनके पास रेवेन्यू के सोर्स बहुत कम होते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए तो 90% पैसा जो केंद्र सरकार देती है, 10% पैसा इनको देना होता है, और बाकी स्टेट के लिए 60:40 है। और यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका तो 100% ही केंद्र सरकार देती है। अब है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम, तो ये 2021-22 से 2025-26 तक 11,000 करोड़ की है। 2025-26 तक पाम ऑयल की खेती के क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर तक, और 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर तक। जो अभी है वो 2020-21 में ये 3.7 लाख हेक्टेयर है, तो इसको 3 गुना करना 2025-26 तक 10 लाख हेक्टेयर, और 2029-30 तक इसको 16.7 लाख हेक्टेयर करना, ठीक है। और जो ICR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसके अनुसार जो हमारा पोटेंशियल है ऑयल सीड के उत्पादन का वो 28 लाख टन का है, लेकिन अभी हमारा बहुत कम है, ठीक है। तो इसको 2025-26 तक तो 11.2 लाख मीट्रिक टन तक ले जाना, और फिर धीरे धीरे जो पोटेंशियल है 28 लाख टन तक उस तक ले जाना, ठीक है। उद्देश्य क्या है? किसानों की आय को दोगुना करना। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर सबसे ज़्यादा आयात हम किसी कृषि उत्पाद पे पैसा खर्च करते हैं तो वो ऑयल सीड्स हैं, तिलहन ही है, ठीक है। और उसमें भी पाम ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा। तो इसलिए ताकि खाद्य तेल के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि हमारा जो फॉरेक्स है, जो हम डॉलर्स देते हैं इसको खरीदने के लिए, वो भी बचे हमारा, और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम हो। चालू खाते का घाटा, उत्तर पूर्वी राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान, क्योंकि वहाँ पे जो क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियाँ ऑयल सीड्स के उत्पादन के लिए वो अनुकूल है, तो उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाकी ये मैंने उद्देश्य तो बता ही दिया, लक्ष्य क्या है वो भी बता दिया, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कुल संभावित क्षेत्र है जो 28 लाख हेक्टेयर है। तो ये हो गया राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि हमारे यहाँ जो है किसान जो है वो, मैंने बताया था 86% जो फार्मर्स हैं वो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। तो जब आपकी इतनी कम ज़मीन होती है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना, कि मशीन खरीदना, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी फसल, जितनी ज़्यादा आपकी ज़मीन कम होगी उतना उत्पादन कम होगा फसल का, तो उतना जो किसान है उसका प्रॉफिट कम होता है, तो वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता कि मशीन खरीद ले या कोई और कर ले। तो एक तरीका ये हो सकता है कि जो किसान है वो अपने संसाधनों को, अपनी जो ज़मीन है उसको पूल कर दें, यानी इकट्ठा कर लें और फिर सामूहिक खेती करें। तो उसके लिए किसान उत्पादक संगठन, यानी जो सारे किसान मिलकर के एक संगठन बनाए, ठीक है। और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो मैंने बताई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी इसमें 100% पैसा जो वो केंद्र सरकार देगी। और इन्होंने लक्ष्य 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन, ये स्कीम का नाम है, ठीक है। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो 6,885 करोड़ का बजट आवंटन, प्रत्येक किसान उत्पादक संगठन को 10 लाख की वित्तीय सहायता 3 वर्ष के लिए, और किसान उत्पादक संगठन के प्रत्येक सदस्य को 2,000 रुपये, अधिकतम 15 लाख रुपये का इक्विटी अनुदान दिया जाएगा, और प्रति FPO 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी, जो अपन ने पढ़ी थी वहाँ भी वही थी। PM फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड एंटरप्राइज, उसमें भी 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी सरकार दे रही थी। यहाँ भी प्रति FPO 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी कौन देगी? सरकार देगी। कार्यान्वयन एजेंसियाँ प्रत्येक किसान उत्पादन संगठन को 5 वर्ष की अवधि हेतु संगठित करने,
रजिस्टर करने और पेशेवर हैंड होल्डिंग समर्थन प्रदान करेगी। यानी 5 वर्ष तक वो किसान उत्पादक संगठन को कैसे अपने आप को संगठित करना है, रजिस्टर करना है और कैसे उनको पेशेवर आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हैंड होल्डिंग यानी उनको हाथ पकड़ के उनको समर्थन देगी या उनको सिखाएगी या समझाएगी। तो ये 5 वर्ष के लिए ये कार्यान्वयन एजेंसियाँ होंगी वो करेगी। और जो लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्शियम है जो अपन ने पढ़ा था ई नैम के लिए, ठीक है, वो सारा ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए नोडल एजेंसी है। तो इसका जो गठन है 1994 में हुआ था। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है, कृषि मंत्रालय की स्वायत्त सोसाइटी है। ठीक है, तो ये किसान उत्पादन संगठन भी हो गया। अब देखिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में 2 सहकारी समितियां बनाई, एक तो बीज के लिए और एक अनाज भंडारण के लिए। पूरा सहकारी क्षेत्र विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, तो ये लेटेस्ट वाली है। तो इसमें क्या है कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड तो क्या करेगी, तो ये इफ्को, क्रबको, नाफेड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास संघ इनके द्वारा समर्थित है, यानी प्रमोटेड है। और ये जो सहकारी समिति है वो बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत होगी। और ये क्या करेगी, जो पारंपरिक हमारे बीज हैं उनका संरक्षण करेगी। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए वैश्विक बाजार में भारत की घरेलू बीज बाजार की हिस्सेदारी सिर्फ 4.5% है और बीज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1% से भी कम है। तो ताकि पारंपरिक भारतीय बीजों का संरक्षण करना, ताकि गुणवत्ता और शारीरिक पोषण के लिए सबसे उपयुक्त ये हमारे पारंपरिक भारतीय बीज होते हैं। ठीक है, किसानों को प्रामाणिक बीज उपलब्ध करवाना, तो एक तो इनका संरक्षण करेंगे तो किसानों को प्रामाणिक बीज उपलब्ध करवाना। दूसरा, जो वैश्विक बाजार में हमारी हिस्सेदारी है उसको बढ़ाना और निर्यात के क्षेत्र में भी हमारा बढ़ाना। बीजों की उच्च आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता को बनाए रखना। भारत में ही बीजों की आवश्यकता लगभग 465 लाख क्विंटल है, जिसमें से 165 लाख क्विंटल का उत्पादन सहकारी तंत्र के माध्यम से होता है। यानी 465 लाख क्विंटल हमारी जरूरत है, उसमें से 165 लाख क्विंटल जो सरकारी तंत्र करता है। और सहकारी समितियों का उत्पादन 1% से भी कम है, यानी 465 लाख क्विंटल में से 1% से भी कम जो है वो सहकारी समितियाँ करती हैं। इसके अनुपात को बदलने के लिए ये सहकारी समिति बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। फिर सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना। देखो भारत में विश्व का 11% जो है वो कल्टीवेबल एरिया है, यानी जिस पे खेती होती है, लेकिन जनसंख्या जो है वो 18% है। तो एफएओ और सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन हमारे यहाँ 311 मिलियन मीट्रिक टन है, लेकिन भंडारण क्षमता हमारी सिर्फ 145 मिलियन मीट्रिक टन है। तो हम उत्पादन तो कर रहे हैं एक 311 मिलियन मीट्रिक टन का, और हमारे पास भंडारण क्षमता सिर्फ इतनी है। तो ऑब्वियसली बात है खाद्यान्न की खराबी या वेस्टेज होने का खतरा ज़्यादा है। तो सहकार से समृद्धि यानी कोऑपरेटिव बना के, तो हमारे जो प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटीज़ हैं, जो आपको पता होगा जो कोऑपरेटिव वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू लोन्स दिए जाते हैं फार्मर्स को, उस स्तर पर विविध कृषि अवसंरचना का निर्माण करना। यानी ये जो लोन देने वाली संस्था है इसको यूज़ करना, ताकि इसको एक ऐसी इकाई के रूप में बनाना जो सिर्फ लोन देने का काम नहीं करे। वो वेयर हाउस का निर्माण, कस्टमाइजिंग केंद्र, प्रसंस्करण इकाई, ठीक है, ताकि जो 1 लाख से अधिक हमारी प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटीज़ हैं और जिसके 130 मिलियन से अधिक किसान सदस्य हैं, ठीक है, वो भी इसमें सहयोग करें विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए। ताकि चूंकि इतने किसान के आसपास ये भंडारण सुविधाएं होंगी तो किसान की जो फसल है वो बर्बाद नहीं होगी। अब इसके लिए अंतर मंत्रालय समिति भी बनेगी जो सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में, और ताकि ये जो प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी उसको बहु कार्यात्मक इकाई के रूप में, ताकि कृषि उत्पादों की खरीद भी करे, उचित मूल्य दुकान के तौर पर भी काम करे, कस्टमाइजिंग सेंटर के तौर पर भी काम करे, और साझा प्रसंस्करण इकाइयाँ भी यहाँ स्थापित हो। ठीक है, तो अंतर मंत्रालय समिति जैसे मन में अध्यक्ष सहकारिता मंत्री होंगे और इसमें सदस्य कृषि मंत्री, खाद्य उपभोक्ता मामले में सार्वजनिक वितरण मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी इसके सदस्य होंगे। तो ये जो कृषि मंत्रालय की जो मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स या तो वो 2023 के इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन थी या 2024 में या जो न्यूज़ में थी वो मैंने कोशिश की है। और भी कोई स्कीम अगर मुझे लगेगी इंपॉर्टेंट है तो मैं एक वीडियो में और बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसकी PDF जो है वो आपको एक बार की जब मैं और भी स्कीम्स कवर कर लूँगा तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अश्विन मालू RS, उस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।